हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इजी भी है। तो इसका वेटेज लेके रखना 5 मार्क। कितना वेटेज है सर? 5 मार्क। मेरा पहला लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पूरा बेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो सब लोग नेक्स्ट आधे घंटे का लेक्चर, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, आधे घंटा ध्यान देना है। पूरे चैप्टर का बेस क्रिएट कर रहा हूँ। ये लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, चैप्टर 1 हो चुका है और डेली आपके पढ़ाई में रिवीजन सेशन ऐड करना है आधे घंटे के। तो इस चैप्टर का 15 मिनट रिवाइज करना है एंड जो पहले चैप्टर हुआ है उसका रिवाइज करना है। तो जैसे आप आगे जाओगे ना, रैंडमली हर एक चैप्टर में से दो तीन पॉइंट रोज रिवाइज करना है। रोज 2 से 3 पॉइंट, ज्यादा नहीं, अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आप उस चैप्टर के टच में रहोगे। तो अगर आप रिवीजन सेशन ऐड नहीं करोगे ना, तो एंड में क्या होता है, अपन जब रिवीजन तक पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा भूल जाते हैं अपन चीजें, देन प्रॉब्लम आता है। तो मेरा सजेशन है कि आप अभी से शुरुआत करो कि 30 मिनट्स फॉर रिवीजन, 15 मिनट्स करंट चैप्टर का जो आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन, 15 मिनट पहले चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, इससे आपको पढ़ाई में आसानी होगी। नाउ आज के चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले ये चैप्टर क्यों पढ़ना है उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप आईपीएल देखते हैं? आईपीएल देखते हैं ना, आईपीएल फुटबॉल प्रीमियर लीग, जहाँ पे बाहर के खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो अभी आपको एक आइडिया है। देखो, ये है पेमेला एंडरसन। उन्होंने इंडिया में आए थे, वो बिग बॉस में परफॉर्म किया और उनको 2.5 करोड़ रुपए मिला 3 दिन में। उनको कितना? 3 दिन में 2.5 करोड़ रुपए मिला। कितना मिला? 2.5 करोड़ 3 दिन में मिला। तो उनके मन में क्वेश्चन है कि वो टैक्स कहाँ पे देंगे, इंडिया में देंगे या यूएसए में। इसका आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल, शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने यूएस में परफॉर्म किया एंड ही अर्न्ड सम अमाउंट ऑफ मनी। तो उसको इंडिया में टैक्स देना है, नहीं देना है, या उधर देना है, या कहाँ पे देना है? इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो टेक्निकली ये चैप्टर उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका कोई सोर्स इंडिया के बाहर है, या दे आर इन इंडिया बट दे हैव गॉट सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया। है ना, मतलब आपका अर्निंग बाहर से आपको इंडिया में आ रहा है या बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो उनके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सर मेरे पेरेंट्स का सब कुछ इंडिया में है, तो उनके लिए इतना खास काम का नहीं है। तो बेसिक पर, क्योंकि जो लोग इंडिया में है उसमें कंफ्यूजन है नहीं, अपने को यही टैक्स भरना है। कंफ्यूजन कहाँ पे है? आप यहाँ पे हो एंड यू आर हैविंग सम सोर्स आउटसाइड इंडिया, आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी है, आप किसी बिजनेस में पार्टनर हो, आपने वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, हो सकता है कि नहीं, या बाहर के बंदे ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी सोचो आईपीएल में जितने प्लेयर्स आते खेलने के लिए, ये चैप्टर के एंड में आपको पूरा पता चलेगा कि कौन कहाँ पे कितना टैक्स देगा। तो डेविड वार्नर कहाँ पे टैक्स देगा, क्रिस गेल कहाँ पे टैक्स देगा, ये पूरा आपको पता चलेगा। बस थोड़ा समय देना है। ठीक है, जैसे मैं चैप्टर में बोलता था कि थोड़ा आराम से करो। टैक्स में क्या है, पेशेंस बहुत लगते हैं। जैसे अभी मैंने 2 पॉइंट रेज किए, आपके मन में 10 क्वेश्चन पैदा हो गए, हर एक का आंसर मिलेगा। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में कहा था कि जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा आपको पूरा क्लैरिटी आएगा, एंड आई होप आपको पूरा क्लैरिटी आया है। करेक्ट ना? चैप्टर 1 में कितना समझा नहीं समझा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बस मेरे को अपडेट कर दो, ताकि मेरे को आगे रिकॉर्डिंग में मदद होती है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वट एवर फीडबैक यू हैव प्लीज शेयर इन द ग्रुप कि आपको लेक्चर देखने में कितना मजा आ रहा है। इफ यू फेस एनी चैलेंजेस या यू वांट मोर कॉन्सेप्ट डिस्कशन, आपके लिए जो भी चाहिए, से आपने मेरे लेक्चर्स लिए, मेरी जिम्मेवारी है कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। सो आई विल डू व्हाट एवर इट टेक्स। सो आप चिंता मत करो, बस जस्ट ग्रुप पे फीडबैक शेयर करते रहो और मेरे से इन टच रहो। चलो, तो ये हो गया। ठीक है, आइए अभी पढ़ते हैं। टैक्स इंसिडेंस ऑन एसएससी डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब आप, जो अपन ने शाहरुख खान का एग्जांपल लिया, पेमेला एंडरसन का जो एग्जांपल लिया, वो कहाँ पे टैक्स देगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है? आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, वेदर इनकम एक्रूड टू इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया,
is taxable in India, it depends on his resident status. Similarly, income earned by foreign national in India or outside India is taxable in India, depends on resident status. मतलब बाहर के लोग यहाँ पे पैसा कमाए या यहाँ के लोग बाहर पैसा कमाए, उनको टैक्स कहाँ पे देना है, it depends on residential status. But there is no fixed answer. ऐसा हो भी सकता है कि वो यहाँ पे टैक्स देंगे और यहाँ पे टैक्स नहीं देंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज है, या कुछ इनकम पे यहाँ पे टैक्स होगा, कुछ इनकम पे वहां पे टैक्स होगा. सो तीन इसके आउटकम आने वाले हैं. एक तो इंडिया में टैक्स देंगे, दूसरा इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, तीसरा कुछ इनकम में इंडिया में टैक्स देंगे, कुछ इनकम पे इंडिया के बाहर टैक्स देंगे. तो ये तीन पॉसिबिलिटी आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रखना कि रेसिडेंट स्टेटस की क्या पॉसिबिलिटीज है चैप्टर पढ़ने के बाद. या तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, दूसरा या तो इंडिया के बाहर टैक्सेबल होगा, तीसरा पार्टली यहाँ पे टैक्सेबल होगा, पार्टली इंडिया के बाहर टैक्सेबल होगा. ये अभी इमीडिएटली नोट डाउन करके रखना, आपको इजी होगा आगे. तो लेट्स स्टडी कि कैसे रेजिडेंट स्टेटस डिसाइड किया जाता है. अभी ये क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो पूरा खेल स्टेक के ऊपर है. तो आईपीएल में जितने प्लेयर्स इंडिया में आते हैं खेलने के लिए, या फुटबॉल प्रीमियर लीग, जितने भी प्रीमियर लीग होते हैं स्पोर्ट्स के, जहाँ पे बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, तो इंडियन लॉ के हिसाब से पूरा खेल किसके ऊपर है, आपका नंबर ऑफ स्टे. मतलब सर सिटीजनशिप नॉट इंपॉर्टेंट, नो. आधार कार्ड नॉट इंपॉर्टेंट, रेशन कार्ड नॉट इंपॉर्टेंट, है ना. तो आप जो सोच रहे हैं रेसिडेंट स्टेटस वो अलग है, ये अलग है. सो ध्यान रखना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड एट ऑल नॉट इंपॉर्टेंट. सिटीजनशिप ऑफ कंट्री नॉट इंपॉर्टेंट. तो ये भी लिख के रखना कि सिटीजनशिप ऑफ कंट्री नॉट इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड नॉट इंपॉर्टेंट, पैन कार्ड नॉट इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग लाइसेंस नॉट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कार्ड, वोटिंग कार्ड नॉट इंपॉर्टेंट. ये टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, पूरा के स्टेक के ऊपर है. एचएफ है तो प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, ये क्या है मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ. कंपनी है तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, एंड बाकी सभी ऐसे के लिए प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है. तो ओवरऑल तीन ही क्राइटेरिया है. इंडिविजुअल के लिए स्टे, एचएफ के लिए प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड बाकी कंपनी के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. इतना ही वर्ड में फर्क है. एंड बाकी सबके लिए क्या है, प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. बाकी सबके लिए क्या है, प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सबके लिए है. प्लेस ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट सबके लिए है. ठीक है, ये क्राइटेरिया बताने वाला हूं. अभी लास्ट चैप्टर में सब पर्सन के 7 कैटेगरी थे, यहाँ पे 4 ही है. जिन लोगों के लिए स्टेटस एक ही उनको मैंने मर्ज कर दिया है. तो यहाँ पे कौन है क्या बोलो, एओपी, बीओआई, एजेपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे. लिख के रखना. ठीक है, लिख लिया. चलो, अभी ये पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं पूरा आधा घंटा इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ. क्या करने वाला हूँ, इन्वेस्ट. ध्यान से सुनना. रेसिडेंट स्टेटस डिटरमाइन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली, क्योंकि ये ईच कैटेगरी मतलब ये 4, तो हर एक के लिए अलग अलग डिसाइड होगा क्योंकि उनके लिए प्रोविजंस अलग है. सिंपल है. हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर हम टैक्स भरते हैं असेसमेंट ईयर में. व्हाट इज असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज पेड. और हम इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर. तो सर इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, टैक्स हम असेसमेंट ईयर में दे रहे हैं, तो स्टे कौन से पीरियड का देखना है, और रेसिडेंट स्टेटस कौन से पीरियड का देखना है, जब इनकम अर्न किया या जब वो टैक्स भर रहा है. थोड़ा सोच के बताओ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए. प्रीवियस ईयर, करेक्ट, हाईलाइट करो. क्योंकि दोस्तों आपने इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, तो लॉजिकली स्टेटस भी प्रीवियस ईयर का देखना है. आप कब टैक्स भरते हो, उस समय आप कहाँ पे हो, आपका स्टेटस क्या है, वो अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है. ये हर साल के लिए कैलकुलेट होगा. क्यों सर,
अब बताओ, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका स्टे हर साल सेम रहेगा या बदलेगा? जरा सोच के बताना, आंसर देना प्लीज। रिकॉर्डेड, भले मैं आपके सामने बट मेरी आत्मा आपको देख रही है। हाँ बोलो, आंसर देना कि आप हर साल आपका स्टे सेम होगा या चेंज होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, तो स्टेटस भी हर साल निकालना है। अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री फॉर एनी प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने 2 कंट्री के प्रोविजंस फुलफिल किए, सेक्शंस, तो दोनों कंट्री में क्या बन सकते हो? रेसिडेंट बन सकते हो, दोनों कंट्री में। हाँ, तो उसमें क्या करना है फिर, वो आपको अभी नहीं, फाइनल में है कि अगर आप दोनों कंट्री में रेसिडेंट बन गए तो एक अनदर रूल अप्लाई होता है, बट आपको वो सिलेबस में अभी नहीं है, तो फाइनल में आप पढ़ोगे। नाउ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंट स्टेटस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। जो मैंने कहा था कि सिटीजनशिप अलग है और रेसिडेंट स्टेटस जो है वो दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। नाउ पॉइंट नंबर एफ, इफ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आप किसी भी एक इनकम के लिए इंडिया में रेसिडेंट हो तो बाकी सभी इनकम के लिए भी क्या होंगे? रेसिडेंट ही कहलाओगे। मतलब एक बार आपकी शादी हो गई, लेट्स से आप बॉयज हो, तो बाकी जितने भी गर्ल्स है वो आपकी सिस्टर कहलाएंगे ऑब्वियसली। फिर एक हो या दो हो, सभी लोगों को क्या मानेंगे? सिस्टर ही मानेंगे ना, वही दिया है। तो अगर आप एक इनकम के लिए रेसिडेंट हो तो बाकी सभी इनकम के लिए आपको क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। नाउ ना पॉइंट नंबर G2K लिखो, IMP। आज घर पे जाके उसको 3 बार रिवाइज करना है, मेरे को रिप्लाई करना है व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप पे, आपको कितना समझा है। एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इमीडिएटली ज्वाइन भी कर दो, ठीक है? चलो अभी ध्यान दो सब लोग, स्टे कैसे निकालना बताता हूँ। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो बंदा 15 जून 23 को इंडिया आया और 1 दिसंबर 2023 को इंडिया छोड़ के चला गया। तो बताओ उसका, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप खुद कैलकुलेट करो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। टेल मी हाउ मेनी डेज ही वाज इन इंडिया, बोलो। सोच के बताओ। बोलो, हो गया? अभी पहला क्वेश्चन, सर आने जाने का क्या करना है? दोस्तों अगर आने जाने का समय नहीं दिया है तो उसको पूरा काउंट करना है, एकेडमिक एजम्पशन है। प्रैक्टिकली उसके वीजा पे पता रहता है कि वो इंडिया में कितने बजे आया है। मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिकली, तो 15 जून को पूरा काउंट करना है और 1 दिसंबर को पूरा काउंट करना है। तो आने जाने का समय पूरा नहीं दिया तो क्या करना है? उसको पूरा काउंट करना है। तो बताओ, जून के 15 को काउंट करना है तो 30 में से 14 को माइनस करो। जून के 15 को काउंट करना है, 30 में से 14 को माइनस करो, तो जून के कितने आएंगे बोलो? जून के 16, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 30 एंड दिसंबर का एक काउंट करना है, तो टोटल होते हैं 170 डेज। एक बार चेक करो कैलकुलेशन। करेक्ट, अगर आप देख सकते हैं तो यस, कितना है? 170 डेज उसका स्टे। तो इस क्वेश्चन में नया क्या लग बताऊं, अगर आने जाने का समय नहीं दिया है तो आने का दिन जाने का दिन पूरा काउंट करना है, ठीक है? ओके, तो इसमें बेसिक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये कैलकुलेशन स्टूडेंट्स के वीक रहेंगे ना तो तकलीफ होती है। तो 1 सितंबर 2023 से 29 मार्च 2024, अभी मैंने आपको आने जाने का समय दिया है ना? मैंने क्या दिया है? आने जाने का आपको समय दिया है। तो बताओ क्या करेंगे? तो अभी 1 सितंबर को आप सुबह 2 बजे आए। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नून, 12 नून, ठीक है? हाँ, 1 सितंबर को आप सुबह 2 बजे आए तो सितंबर का भी पूरा काउंट मत करना। सुबह 2 बजे से रात को 12 बजे तक, तो सुबह 2 बजे से सुबह के 12 बजे एंड 12 से 12,
मतलब 2 घंटे कम करो तो 1 सितंबर के समय होगा 22 घंटे, क्योंकि 1 सितंबर को सुबह 2 बजे इंडिया में आए, तो मतलब पहले 2 घंटे इंडिया में नहीं थे, तो मैंने 24 में से 2 निकाल दिया। तो सितंबर का 29 दिन पूरे आएंगे और 1 तारीख का 22 घंटे, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30, दिसंबर 31, जान 31, फेब 28। नाउ मार्च चेक करो कितना आ रहा है। तो फरवरी 24 इज अ लीप ईयर, 20, 24, 28, ध्यान रखना, फरवरी 20, फरवरी 24, 16, तो 4 साल का लीप ईयर आता है, तो इस फरवरी में 29 दिन रहेंगे। ओके, तो मार्च के 28 पूरे और 29 तारीख को दोपहर को 12 बजे इंडिया में आए, मतलब दोपहर के 12 से रात को 12 घंटे। सो टोटल स्टे आपका इंडिया में था 209 आवर्स डेज एंड 34 आवर्स। एक बार चेक करते हैं, 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 28, यस, सो 209 डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स, ये 22 और ये 12, 34 आवर्स। तो ऐसे आवर्स को जोड़ना है एंड 24 आवर्स को एक दिन करना है। ऊपर के आवर्स इग्नोर, 23 है तो भी इग्नोर, राउंडिंग ऑफ नहीं, एग्जैक्ट 24 है या उससे ज्यादा है तो एक दिन काउंट होगा। तो 34 का एक दिन करके 210 दिन का स्टे हो गया। तो पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन फर्क क्या है, पहले क्वेश्चन में आने जाने का समय नहीं दिया था, तो उस दिन को हमने पूरा काउंट किया। सेकेंड क्वेश्चन में आने जाने का समय दिया है, तो हमने उस दिन के नंबर ऑफ आवर्स काउंट किए। बस फरवरी 2024 इज अ लीप ईयर, तो उसमें 29 दिन रहेंगे, ये तो आपको पता ही है। और ये सब जोड़ के मैंने आवर्स जोड़ दिए, डेज जोड़ दिए, तो आवर्स हो रहे 34, आवर्स हो रहे 34, सो 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, सो टोटल होगा 210 दिन। टोटल कितना होगा, 210 दिन होगा। टोटल कितना होगा, 210 दिन होगा। टोटल कितना होगा, 210 दिन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तो आर्स का क्या करना समझा, 24 इक्वल टू 1। अच्छा सर, आने का समय नहीं दिया है अभी, रेसिडेंट स्टेटस इज टू बी डिटरमाइन फॉर प्रीवियस ईयर ओनली, आई रिपीट, रेसिडेंट स्टेटस इज टू बी डिटरमाइन फॉर प्रीवियस ईयर ओनली। तो अगर आने का समय नहीं दिया है तो बोलो क्या करना है। तो 1 अप्रैल से काउंट करना है, आने का समय नहीं दिया तो 1 अप्रैल से काउंट करना है, क्योंकि जाने का दिया मतलब काफी सालों से इंडिया में है। तो अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी 11 को गया, 11 का समय नहीं दिया, 11 को पूरा लिया, टोटल लो 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 317, 317 दिन का स्टे उसका आ रहा है। कितना आ रहा है, 317 दिन। नाउ आने का समय दिया है, जाने का समय नहीं दिया है। अभी थोड़ा सोचो, रेसिडेंट स्टेटस इज टू बी डिटरमाइन ओनली फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर एंड कब होता है बताओ, बताओ, मार्च में, यू आर राइट। तो अभी मार्च तक का करना है। सो 11 में से 31 मार्च करो, नंबर ऑफ डेज काउंट, फरवरी में 29 लेना है क्योंकि 2024 इज अ लीप ईयर, तो 326 दिन आते हैं, चेक करना। 365 में से अप्रैल के 30 माइनस उल्टा करना, 366 लो, साल के दिन, लीप ईयर है, माइनस अप्रैल के 30 माइनस मई के 10, क्योंकि 11 को काउंट करना है। सो 326 डेज आ गया बराबर, दिख रहा है क्या आपको कैमरा में। तो मैंने क्या किया, 365 में लिया, 366 लिया लीप ईयर, माइनस अप्रैल के 30 माइनस मई के 10, टोटल हो गए 326, टोटल हो गए 326। तो ये है कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, एंड और एक क्वेश्चन आता है, आप पहले इतना लिख लो, लिख लो उसको, 1 मिनट रुकता हूं मैं।
ठीक है, चलो नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मिस्टर क्रिस अन्ना, हाँ निकालो कितने दिन का स्टे है। अभी बच्चे बोलते हैं सर स्टे निकालने की जरूरत नहीं, 190 दिया है, गलत। वी वांट टू नो रेसिडेंट स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर ओनली। तो अगर इंडिया में वो 1124 को आया है तो अपने को इतना ही चाहिए। बचा स्टे इंपॉर्टेंट है वो अगले साल के लिए, बिकॉज हर साल का स्टे निकालना है। तो कितना होगा, जनवरी 31, फेब्रुवरी 29, मार्च 31। सो 31 प्लस 29 प्लस 31, 91 डेज होगा। कितना होगा, 91 डेज। एंड बचे जो डेज है वो काउंट होंगे प्रीवियस ईयर 24-25 में। कितने, 190 डेज माइनस 91 डेज, 99 डेज सॉरी। तो ये अगले साल के लिए यूज होगा और ये इस साल के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे काफी बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, ही केम टू इंडिया फॉर 200 डेज। बच्चों ऐसा क्यों निकालना है, ऑलरेडी दिया है, गलती कर रहे हो। तो ये जो मैंने पहले स्टैंड में 4 और ये 5 क्वेश्चन ईमानदारी से लिखना है, बता रहा हूँ। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे का, क्योंकि इसमें यही कैलकुलेशन है, बस खत्म, इतना ही कैलकुलेशन है। बहुत सिंपल टॉपिक है, पर इसमें अपन ने गड़बड़ कर दी तो आगे का पढ़ के मतलब नहीं। तो ये लेक्चर 2 बार देखना है। छोटे से छोटा डाउट है, मैं आपके लिए पे बैठा हूँ। यू शेयर इट ऑन द ग्रुप, आई विल आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज डू इट ऑनेस्टली एंड ईमानदारी से, इसको लिख लो एंड फिर अपन पढ़ते हैं। यही सब चीजें वहां पे लिखिए। हो गया लिख के, चलो देखो, इफ अजय देखो अभी नया पॉइंट, इफ इंडिविजुअल स्टेज ऑन अ शिप विच इज इन टेरिटोरियल वाटर, व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर सर, अपन ने पढ़ा था, इट्स 12 नॉटिकल माइल, है ना, फ्रॉम इस टेरिटरी। तो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया मानते हैं। तो उस 12 नॉटिकल माइल में शिप है, एंड कोई बंदा शिपिंग कंपनी में काम कर रहा है। कहाँ पे काम कर रहा है, शिपिंग कंपनी में, तो उसका स्टे इंडिया में माना जाएगा। देन 24 hours shall be treated as 1 day। ये मैंने कहा था कि जब आने जाने का समय दिया जाता है, वी हैव टू फाइंड इट ऑन नंबर ऑफ आवर्स। इट इज नॉट एसेंशियल दैट स्टे शुड बी एट सेम प्लेस। आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च इंडिया में रहना है। जितने भी आईपीएल के प्लेयर्स है, मैचेस अलग अलग जगह पे होते हैं, सो दे गो एंड स्टे एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो वो है ये, तो वो है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट स्टे शुड बी एट सेम प्लेस। तो अलग अलग जगह पे रहेंगे तो भी चलेगा, बस इंडिया में रहना जरूरी है। तो आप दिल्ली में थे, मुंबई में थे, आगरा में थे, लखनऊ में थे, पुणे में थे, मुंबई में थे, कोल्हापुर, डजंट मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पे थे इंडिया में। कंटिन्यूस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। मतलब डेविड वार्नर 2 महीने आईपीएल के लिए आया था, वापस गया, अभी वर्ल्ड कप के लिए आएगा, वापस अगले साल T20 वापस आएगा, अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट।
सो अब इंडिया में मतलब ऐसे नहीं कि अटैच रहना है, ऐसा भी नहीं कि एक जगह पे रहना है, तुम 10 बार इंडिया के बाहर जाओ, 10 बार इंडिया में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, स्टे ड्यूरिंग 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, जो अपना प्रीवियस ईयर है, जो अपना क्या है प्रीवियस ईयर है, उस समय का स्टे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बता दिया। काउंटिंग नंबर ऑफ डेज, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर, द डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर शैल बी इंक्लूडेड। ये मैंने आपको कहा था कि अगर आने जाने का समय नहीं दिया है, आने जाने का समय नहीं दिया है, तो दोनों दिन को क्या करना है, इंक्लूड करना है। बोलो क्या करना है, इंक्लूड करना है। नाउ आप बोलेंगे सर आपने अभी कहा पॉइंट नंबर INJ में तुम कितनी बार भी इंडिया के बाहर जा सकते हो, कितनी बार भी आ सकते हो, समझ में आ गया सर। तुम इंडिया में अलग अलग जगह पे रह सकते हो, समझ में आ गया सर। ये प्रूफ कौन करेगा सर, आइए पढ़ते हैं, कौन प्रूफ करेगा। ओनर्स ऑफ प्रूफ, द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव रेजिडेंट स्टेटस इज एक्सप्लेन बिलो। वेदर एसएससी इज अ रेसिडेंट और नॉट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फैक्ट मतलब डिपेंड्स कि आप इंडिया में कितने दिन थे। एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ एसएससी, एसएससी की ड्यूटी है टू प्लेस ऑल द रिलेवेंट फैक्ट बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी सामने पूरा डेटा आपको रखना है, एसएससी। तो तुम डिपार्टमेंट को चैलेंज नहीं करोगे सर बताओ मैं कहाँ पे था, फिजिकल ग्राउंड से सर आई वोंट टेल यू, यू डिसाइड, यू सर्च ऑल ओवर इंडिया में कहाँ से कहाँ पे गया, गलत है कि नहीं। तो गवर्नमेंट कहाँ से ढूंढेंगे, तो बस आपका काम है उनको डेटा देना कि सर दिस इज माय प्रूफ ऑफ पीरियड ऑफ स्टे। सेक्शन 6(2) अभी पढ़ने वाले अपन, मतलब आगे। प्रिजम्पशन, प्री एज्यूम कि HUF AOP AOI उनको रेसिडेंट ही माना जाएगा, तो ये उनका बाय डिफॉल्ट स्टेटस कि HUF फर्म AOP इनको हमेशा हम रेसिडेंट मानेंगे। तो उन्होंने कुछ भी प्रूफ नहीं किया तो रेसिडेंट, एंड अगर वो चाहते कि नहीं सर हम नॉन रेसिडेंट है तो दे हैव टू जस्टिफाई इट। ओके, सो HUF फर्म AOP बोलो उनका बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या है, रेसिडेंट, एंड वो चाहते कि नहीं सर हम नॉन रेसिडेंट है तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट रेसिडेंट माना जाएगा। एंड फॉर इंडिविजुअल कंपनी के लिए डिपार्टमेंट के ऊपर है। सो आप एंड कंपनी के लिए कौन, आपके लिए और कंपनी के लिए कौन डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट। पर डेटा आपको देना है, एसएससी में सब आ गए। पॉइंट नंबर ए में ईच एंड एवरी एसएससी इज कवर्ड, ठीक है। तो HUF फर्म AOP का बाय डिफॉल्ट स्टेटस रेसिडेंट माना गया है, एंड इफ दे थिंक दे आर नॉन रेसिडेंट दे हैव टू प्रूव इट। उसके फायदे क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड फॉर इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल एंड कंपनी, डेटा आपको देना है, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। तो गाइस ये थे क्रूशियल फैक्टर्स जो आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेक्चर ब्रेक कर रहा हूँ पर्पसफुली, छोटा लेक्चर है। मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर को स्पेशली जो मैंने आपको पीपीटी में चौथा और पांचवा डायग्राम बना के दिया, आप नोटबुक पे लिखो एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। इफ यू आर नॉट शेयरिंग, इवन चैप्टर 1 का होमवर्क दिया था, काफी लोगों ने शेयर नहीं किया है, तो इफ यू आर नॉट शेयरिंग देन गाइस दिस इज नॉट द गुड साइन। ओके, सो रिक्वेस्ट एवरीवन, कृपया ध्यान दीजिए, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते अगले लेक्चर में, तब तक मेरी याद जरूर करना और दिल में क्या करना है, रखना है। थैंक यू।